नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज के घर और उनके 13 ठिकानों पर आज ईडी ने रेड की। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज जब दिल्ली सरकार में मंत्री थे तो उन पर स्वास्थ्य विभाग में घोटाला करने का आरोप लगा था। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसकी ईडी लगातार जाँच कर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर के आज ईडी ने उनके घर और उनके दफ्तर सहित 13 जगह पर छापेमारी की। इस पूरे मामले में सुबह से ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म नजर आया। सौरभ भारद्वाज के समर्थन में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और पार्टी के सीनियर नेता उतर कर सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से ईडी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही है, ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के घर भी ईडी ने छापेमारी की। 3 साल तक वो बंद रहे, जबकि बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है। बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव है और वहाँ पर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर रेड करा रही है। हालांकि ये फर्जी रेड हैं, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी इतनी ही साफ सुथरी है तो आखिर एजेंसियों के अलावा कोर्ट भी क्यों उनको दोषी कई मामलों में करार दे रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और ईडी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी सहित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी थे। साथ में अखिलेश यादव के पार्टी के शीर्ष नेता शिवपाल सिंह यादव भी रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के बी सुदर्शन रेड्डी लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनसे समर्थन प्राप्त करने के लिए लगातार मुलाकात कर रहे हैं। साथ में ये भी बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जिस तरह से नक्सल मामले को लेकर, हमारे विषय को लेकर चर्चा हो रही है, उस पर हम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं से जनसमर्थन और मुलाकात कर एक बात साफ हो जाती है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लगातार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के नेताओं के संपर्क और कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात कर समर्थन जरूर प्राप्त हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को कितनी कामयाबी राजनीतिक पार्टी में मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेताओं हैं उनसे संपर्क साध कर उनको अपने पक्ष में समर्थन लेने की बात कही जा रही है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ राजनीतिक फैसला होगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। बिहार में जिस तरह से जनाधार और सपोर्ट मिल रहा है राहुल गांधी का, उस तरह से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में उत्साहित है। अजय राय ने खास तौर पे मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को कन्वे करेंगे, किसी भी तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे, लोगों को बताएंगे किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे काम करने वाले हैं। लिहाजा 2027 में हमारी जो गठबंधन की सरकार है समाजवादी और कांग्रेस की, वो लाना बहुत ज़रूरी है। बिहार के चुनाव पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को जनाधार मिल रहा है, जैसा इन दोनों नेताओं का कहना है। अगर बिहार में रिज़ल्ट
इंडिया गठबंधन के फेवर में रहे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय उत्तर प्रदेश का भी चुनाव रहेगा। 2027 का चुनाव करीब है, लोगों ने कमरें कस ली हैं और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, मगर गठबंधन की जो कारगुजारी है और जो प्रणाली है, डोर टू डोर कन्वे करना, लोगों तक जाना, पीडीए पंचायत करना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिक्रमंद के मरहले में तब्दील करते हुए ज़रूर नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार विमर्श कर रही है किस तरह से पीडीए का कार्ड वो खेले ताकि ओबीसी और ख़ास तौर पे दलित समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सके, समाजवादी से नहीं। क्योंकि 2024 की लोकसभा में बाकायदा 37 सीटें लाकर पीडीए फार्मूले का जो कार्ड अखिलेश यादव ने खेला था समाजवादी पार्टी ने, उसमें कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिला था। इसको पुनः फ़ायदा पाने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरह का खेल खेल रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी भी इसका जवाब देते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और उसके बीच में कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई में 2027 में असली ताज किसके सर पे सजता है। कैमरा सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। नमस्कार, आज आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं आर्यन थे कि कैमरामैन आलोक के साथ। जी, दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश होने के कारण काफ़ी जगहों पर जल भराव हो चुका है और साथ ही साथ दिल्ली के द्वारका के मोहन गार्डन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल की छत गिर गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उसमें ये बताया गया कि वह घर काफ़ी ही ज़्यादा पुराना हो चुका था, उसकी छत पर ज़्यादा ही पानी भराव के कारण वह छत गलने लगी थी, उसमें सीलिंग आ गई थी और उसकी छत जो है वो एकदम गिर गई। बताया जा रहा है कि मौके पर 2 लोग वहाँ पे मौजूद थे जो वहाँ पर घायल हुए हैं। सुभाष नाम का व्यक्ति, उम्र 30 साल बताई जा रही है, वह और उनके एक और दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, वो उसके नीचे दब गए। साथ ही साथ वहाँ पे मौके पर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और मौके पर पुलिस ने आते ही उनका रेस्क्यू चालू करा, उन्हें निकाल के और साथ ही साथ उनके निजी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ से डॉक्टर्स का मानना ये था, जो सुभाष नाम का व्यक्ति था उसके हाथ में 3 फ्रैक्चर आए हैं और जो दूसरा व्यक्ति था उसको निजी चोट लगी है, काफ़ी ज़्यादा खरोंच वगैरह आई है। यह ऐसा पहला केस नहीं था जो आज दिल्ली में बारिश के कारण ऐसी एक दुर्घटना सामने आई। अभी 15 दिन पहले यानी कि 15 अगस्त को एक और खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि हुमायूं टॉम की दरगाह की भी छत गिर गई थी बारिश के कारण। वहां पर तो 6 लोग उसके नीचे दब गए थे, मलबे में दब चुके थे। रेस्क्यू टीम, वहां पे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ भी मौके पर मौजूद पहुंची और उन्होंने वहां के लोगों को निकालने में मदद की। बताया जा रहा है कि वहां पे उस दौरान 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो बारिश का सिलसिला तो चलता रहेगा, लोगों को अपनी सावधानी खुद देखनी चाहिए और साथ ही साथ जो पुराने घर होते हैं, पुरानी छतें होती है, उनसे दूर रहना चाहिए ताकि लोग अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। मोहन गार्डन के निजी थाने के जो एसएचओ ने खबर दी, उनका मानना ये था कि ये छत जो है बारिश के भराव से हुई है। उस छत पे सीलिंग ज़्यादा हो चुकी थी जिस कारण वह छत ढह गई और फिलहाल अभी बारिश का टाइम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आप देख सकते हैं हर गली दूसरे मोहल्ले में जल भराव हो रहा है। तो उनका मानना ये था कि अच्छी बात ये थी कि जो 2 लोग वहाँ पर दबे थे उनकी जान अभी सुरक्षित है। डॉक्टर से ये खबर सामने आई है और साथ ही साथ वहाँ के एसएचओ ने भी इसको घोषित करा कि वह दोनों व्यक्ति खतरे से बाहर है। तो ऐसे ही अपने बचाव के लिए बने रहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक का बड़ा दावा, गौरक्षक कर रहे हैं उत्पीड़न। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ में इरशाद अहमद। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के ही विधायक और रैयत क्रांति संगठन के प्रमुख सदाभाऊ खोत ने कथित गौरक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। खोत का दावा है कि गौरक्षा के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां रोकी जाती है, मवेशी छीन लिए जाते हैं और जबरन वसूली तक की जाती है। सोमवार को पुणे के फुरसंगवी के दौरे के दौरान सदाभाऊ खोत खुद भी कथित गौरक्षकों के निशाने पर आ गए। खोत ने आरोप लगाया कि गौरक्षक न केवल किसानों को धमकाते हैं बल्कि उनसे जबरन रिश्वत भी वसूलते हैं। खोत ने कहा कि मुंबई और पुणे से लग्जरी गाड़ियों में आने वाले गौरक्षक बनकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। 2 महीने पहले किसानों की भैंसें जबरन ले जाई गई और बाद में गौशाला से लापता हो गई। किसानों को अदालत जाना पड़ा, लेकिन जब वे मवेशी छुड़ाने पहुंचे तो वहां जानवर ही नहीं थे। गौरक्षक
कहने लगे कि भैंसे चरते चरते पहाड़ियों में चली गई। ये सब बंद होना चाहिए। खोत का कहना है कि अगर किसान रिश्वत न दे तो उन्हें सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अदालत का आदेश आने तक मवेशियों को बेच दिया जाता है। खोत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान पुलिस स्टेशनों के सामने मवेशी छावनियां डालकर आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे ने भी प्रतिक्रिया दी है। राणे ने कहा कि खोत को अपने बयानों से संयम रखना चाहिए और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान से बोलना चाहिए। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार खोत की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या किसानों को कथित गौरक्षकों से राहत मिलेगी। फिलहाल ये विवाद बीजेपी के भीतर भी असहजता पैदा कर रहा है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीतिक में जो है काफी उठापटक जारी है। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो बिहार के आम जनता में भी जो है काफी आक्रोश है। आखिर बिहार की जनता इस बार जो है 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है किसके ऊपर भरोसा जताएंगे। कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है बिहार के अंदर कोई भी मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं माना जा रहा है जनता के आक्रोश में। क्योंकि भैया जब चुनाव आता है बिहार में तो लंबे लंबे जो है भाषण देते हैं और जनता को बीच में जाकर जो है प्रलोभन देते हैं और फिर जो वोट मिल जाता है वही मंत्री कहते हैं जब जनता जब अपना अधिकार मांगता है कि रोड सड़क बना दीजिए, विद्यालय बना दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है इसको ठीक कर दीजिए, तो वही मंत्री कहता है कि जाइए आप लोगों का वोट हमें नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बिहार में अब मंत्री जी को वोट नहीं चाहिए तो वोट भैया किसको चाहिए। वोट जो है जो समाज सेवी है, जो जनता के बीच में रहते हैं, जो जनता के हित का बात करते हैं, उन्हीं लोगों को वोट चाहिए जो दुख के घड़ी में जनता का काम करते हैं। आज देखा जा रहा है कि जो पटना के अंदर में जो अटल पथ है वहां पर जो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनको जो है जनता ने जो है दौड़ा दौड़ा कर जो है खेदारा है और मंगल पांडे जो है के साथ साथ जो प्रशासन थे वो भी दौड़ रहे थे। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब बिहार की जनता जो जागरूक हो गया है। अगर वोट देने का काम अगर जानते हैं तो अधिकार लेने का भी काम जानते हैं। इसी कड़ी में जो अशोक चौधरी को जो मुजफ्फरपुर में भी जो है दौड़ाया गया है, जनता का काफी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए बिहार के कानून व्यवस्था में जो लॉ एंड ऑर्डर है ये काफी जो चरमरा गई है। प्रशासन पुलिस के नाक के नीचे अपराधी बेलगाम हो गए हैं। देखा जा रहा है कि महानार में जो है राजद के जो नेता थे उसको जो गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया है। आम जनता की तो बात दूर, जहां तक कि नेता भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। लोग अगर अपना अधिकार मांगते हैं तो जो एनडीए की सरकार है वो उनके ऊपर जो है एफआईआर करने का धमकी देते हैं। चुनावी समीक्षा की अगर मैं बात करूं तो सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी भी घमासान मचा हुआ है। चाहे छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। लेकिन खास करके एनडीए गठबंधन की मैं बात करूं तो लगभग जो है सीट शेयरिंग का जो है तय माना जा रहा है, क्योंकि 100 सीटों का आकलन जो है जदयू और 100 से 105 तक जो है बीजेपी, मतलब बराबर बराबर के सीट का जो है मांग चल रहा है। लेकिन जो छोटे दल है उसको संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान जो पहले ही ऐलान कर चुका था कि मैं बिहार के 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, अब देखना है क्या चिराग पासवान जी महज 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्या जीतन राम मांझी को संतुष्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो बड़े दल के लिए एक बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एसआईआर मुद्दे पर जो है राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के जो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है, कल जो है दरभंगा में जो है उनका जो है वोटर अभियान यात्रा जो है शुरुआत है। अब वहां पर देख रहा है सर बिल मुद्दे पर जो क्या सब दरभंगा होने वाला। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी फिर एक मर्तबा सिटी रिपोर्टर लेकर आप लोगों के सामने फिर मैं हाजिर हुआ हूं। आज एक ऐसा टॉपिक है जो मौसम को लेकर है, जो हाल ही में रियासत कर्नाटक में कई जिलों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश से किसानों की जमीनों पर बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर एक मर्तबा यहाँ पर हवामान ने यानी कि मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि रियासत कर्नाटक में बहुत सारे जिलों में बारिश होने के
यानी कि कल 27 तारीख से लेकर 4 दिन बारिश होने के इम्कान है और लिहाजा सभी यानी कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान लोग हैं, सभी लोगों को अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 27 तारीख से यहाँ पर 4 दिन के लिए कई जिलों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया है। खासकर चिकबल्लापुर, चामराजनगर, गुलबर्गा, गदग, बीदर, खासकर यहाँ पर बारिश होने के इम्कान है। लिहाजा यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने के इम्कान भी मौसम विभाग ने बताया है। अब ये देखना होगा कि इस बारिश के मौसम में बहुत सारे किसान फिल वक्त यहाँ पर बहुत परेशान हैं। आज तक यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर किसानों के मसाइल हल करने की भी कई सारे खबरें उजागर हुई हैं, लेकिन किसानों का मुआवजा का आज तक कोई सरकार की जानिब से ऐलान नहीं हुआ है। अब ये देखना होगा कि सिद्धरामैया सरकार रियासत कर्नाटक के किसानों को कितना मुआवजा, जिसकी फसल नुकसान हुई है उसको कितना मुआवजा देती है, क्योंकि बहुत सारे जिला इंचार्ज मिनिस्टर और विधायकों की मांग है कि यहाँ पर किसानों को कम से कम पर एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान करने का भी सरकार को लोगों ने, यानी कि जनप्रतिनिधि जो विधायक एमएलए होते हैं, उन्होंने सिद्धरामैया सरकार से अपील की है कि अब ये देखना होगा कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और के नेतृत्व में या सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व में रियासत कर्नाटक के किसानों को पर एकड़ कितना मुआवजा देने का ऐलान करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पर किसानों के मुद्दे को लेकर बात करता है, लेकिन जब किसानों के मसाइल की बात आती है तो किसान की तरफ कोई नजर नहीं करता। आखिर क्या वजह है? किसानों से हर तरह का यहाँ पर जनप्रतिनिधि हो या लीडर्स हो, उनसे फायदा हासिल करते हैं, लेकिन जो किसान के मसाइल होते हैं वो किस तरह से खेत में मेहनत करता है और किस तरह से उस उगाई करता है, उसकी मेहनत को यहाँ पर नजरअंदाज करने को भी देखा गया है। मैं JK24x7 न्यूज की तरफ से खासकर सिद्धरामैया सरकार से ये कहता हूं कि फिलवक्त रियासत कर्नाटक में कई जिलों में किसान बहुत परेशान हैं, उनकी मदद करने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। आप देख रहे हैं JK24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि गरियाबंद जिले के कसेकेरा गांव में पिछले लगभग 4 से 5 सालों से जो 5 परिवार है, सार्वजनिक रूप से बहिष्कार का दंश झेलने मजबूर हैं। न इन्हें किसी काम में किसी प्रकार का सहयोग किया जाता है और न ही इनके साथ बातचीत होती है। इनके घर जो कोई कार्यक्रम होता है उसमें कोई शरीक नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ये लोग कबीर पंथ मानने वाले लोग हैं और इन्हीं के चलते जो ग्रामवासी हैं उनके साथ कुछ अनबन हुई थी। तब से लगभग 4 से 5 सालों से ये लोग इस दंश को झेलने मजबूर है। इसे लेकर उन्होंने कलेक्टर, पुलिस विभाग सहित जो प्रशासन के आला अधिकारी है उनके पास भी आवेदन लगाए, लेकिन अब तक किसी प्रकार का ठोस पहल नहीं हो पाया है। बता दें कि ये जो 5 परिवार है, ये जो सार्वजनिक बहिष्कार का जो दंश झेल रहे हैं, वे काफी कठिनाइयों का उनको दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से अपना जीवन गुजारने मजबूर है। जिसे लेकर उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार कार्यालय है वहां पर प्रेस वार्ता कर अपनी समस्याओं को रखा, लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर प्रशासन और विभाग के आला अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और इस दंश को ये लोग और कब तक झेलने मजबूर रहेंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर। देहरादून से मैं सिंह शर्मा आपके सामने इस वक्त एक बड़ी खबर को लेकर के मौजूद हूँ और इस वक्त कांग्रेस के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर के हो रहा है कि उत्तराखंड के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था, साथ ही साथ वोट चोरी को लेकर के इन्होंने प्रमुख मुद्दा उठाया और इन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से वोट चोरी की गई और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर
जो कानून व्यवस्थाओं को ख़राब करने का जो भाजपा के लोग या भाजपा कर रही है उसके खिलाफ इनका प्रदर्शन है। इन्होंने कहा कि आम आदमी के बीच आज डर का माहौल है, आम आदमी डर रहा है क्योंकि कानून व्यवस्थाओं को लेकर के अगर पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे की सुनवाई नहीं अगर प्रदेश के अंदर हो रही है तो आम आदमी का क्या हाल ये लोग कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप देखिए कि धरना प्रदर्शन के बीच में हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि जिस तरीके से ये घटना उत्तराखंड के अंदर कभी गोली चलना, कभी किसी तरीके और तरीक़ों के आरोप, कभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना, जब इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के अंदर प्रदेश की व्यवस्थाओं को, कानून व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम किया। साथ ही साथ पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है क्योंकि जिस तरीके से पैसों का लेन देन खनन माफियाओं के साथ किया गया उसको सार्वजनिक करें और भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो पैसा किस खनन माफिया से लिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी इस तरीके के धरने प्रदर्शन से आम जनता के ऊपर क्या कुछ असर पड़ता है और आम जनता इन सब धरनों को लेकर के क्या कुछ समझती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है। ऐसे में लोगों को जहां गर्मी से राहत मिल रही है तो वहीं जो बरसात है वो लोगों के लिए परेशानी भी बनी हुई है। जहां पर खेतों में जलभराव हो गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या दो चार जो है लोगों से हो रहे हैं, चाहे फिर हाईवे हो, चाहे फिर सेक्टर हो, चाहे फिर अन्य कॉलोनियाँ। वहाँ पर लोगों का घरों से निकलना भी दुर्भाव हो गया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो कि जो है पानी उनमें भर गया है। तो इतना ही नहीं बल्कि बारिश की वजह से कई ऐसे फरीदाबाद के अंदर पेड़ गिरने की खबरें भी लगातार सामने आई, जिसमें कई वाहनों को जो है क्षतिग्रस्त तक जो है देखा गया। लेकिन उसके बावजूद जो जलभराव की समस्या है, नगर निगम हो चाहे फिर जिला प्रशासन बार बार दावे करता आया है कि इस बार जलभराव शहर में नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में जलभराव जैसी समस्या देखने को मिल रही है। मथुरा हाईवे की बात करें तो मथुरा हाईवे पर भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर जलभराव जैसी समस्या से लोग परेशान होते हैं और लंबा जाम उस दौरान लगता हुआ भी देखा जा सकता है। ऐसे में जहां पिछले दिनों नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से शहर में जगह जगह पर नालों की सफाई हो, चाहे फिर सड़कों की जो बड़े नाले थे उनकी सफाई करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि जलभराव कुछ ही देर के लिए होता है, उसके बाद पानी जो है निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जो बारिश है वो कई दिनों से लगातार इसी तरह से जो है हो रही है और आज सुबह से भी रुक रुक कर जो बरसात है वो हो रही है। लेकिन अभी जो मूसलाधार बरसात है वो एक बार फिर शहर वासियों की समस्या को बढ़ा सकती है। हालांकि प्रशासन के दावे थे कि जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो रही बरसात के बाद जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं और निचले क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेके 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार कानपुर में एक मामला अजब गरीबों का मामला सामने आया है, जहां की एक कहावत कही जाती है कि मर गए कोकट में, कोई तो हमको लियो बचाए, और ऐसा बिल फटा जहां कहे न जाए, ये कहावत है। और इसी कहावत के आधार पर एक कानपुर के नवस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास में रहने वाला युवक है जो 22 वर्ष का है और ये गार्ड की नौकरी करता है। युवक अपने घर में माँ और युवक रहते हैं और ये गार्ड की नौकरी 10,000 रुपये महज महीने की तनख्वाह पाता है। और इसके नाम पर दिल्ली जीएसटी विभाग से 3,14,56,000 का नोटिस पहुंचा है और नोटिस पहुंचने से इसके क्षेत्र घर में दहशत का माहौल बन गया है। और ऐसे में जिस गरीब परिवार के पास ये नोटिस पहुंचा, ऐसे में दहशत पूरी तरीके से घर में बनी हुई है कि आखिर में इतनी बड़ी नोटिस उसके घर कैसे आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उच्च अधिकारी हैं
ऐसे में इनको देखना चाहिए कि ये 10,000 रुपए की नौकरी करने वाले व्यक्ति पर दिल्ली जीएसटी विभाग ने 3,14,56,000 का जब नोटिस भेजा है, तो ये युवक जो है पूरी तरीके से 112 में कॉल करता है और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन को जानकारी दी और जीएसटी विभाग कानपुर में पहुंचकर लिखित शिकायत दी। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि आप जो है नोटिस में अपनी जवाब दें और इसके जांच का विषय होगा। और वही युवक के और युवक की मां का कहना है कि जिस तरीके से ये नोटिस आया है, इस पर अभी तक देखने वाली बात यह है किस तरीके से कार्रवाई होती है। आखिर में युवक का कैसे फर्जी गैंग जो चलाते हैं, इस युवक के पेन कार्ड से बताया है कि मेरा पेन कार्ड के उससे एक फर्म चल रही थी और जिसमें 14 करोड़ रुपए का बकाया बिल था। उसी के आधार पे जीएसटी विभाग ने इस युवक के घर नोटिस भेज दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब नोटिस भेजने से क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बन चुका है, ऐसे में युवक का कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि इस विभाग जो गैंग है इस पर कार्रवाई की जाए, फर्जी तरीके से जो फर्म चलाते हैं इन पर भी कार्रवाई की जाए। अब ऐसे में युवक का ये भी कहना है कि हम मुख्यमंत्री से शिकायत भी लगाएंगे, जहां जनता दरबार लगता है वहां भी पहुंचेंगे। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपनी इच्छा मृत्यु की अंतमाम करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से जीएसटी विभाग या अन्य विभागों की बात करें तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जब इतनी बड़ी लापरवाही किसी गरीब व्यक्ति के साथ इतना बड़ी नोटिस आ जाती है तो उसको जहां खाने पीने की दिक्कत होती है, आखिर में इतनी बड़ी नोटिस उसे कैसे तामील की जाती, कैसे थमाई गई और कैसे इसके नाम पर फर्जी कंपनी जो चल रही थी, आखिर में चलाने वालों गिरोह का कब भंडाफोड़ होगा, ये सबसे बड़ा अहम बात है। वीडियो लिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, JK24 न्यूज कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, गणेश चतुर्थी का विशाल मेले का आयोजन का शुभारंभ हुआ है और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, उन्होंने पहल की है और उन्होंने कहा है कि मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर भारत का चंदौसी में गणेश चतुर्थी का लगने वाला प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पर तमाम सुशोभित झांकियों एवं तमाम देव मूर्तियों, देव प्रतिमाओं के साथ रात जो है वो मेले का शुभारंभ हो गया, मेले का आगाज हो चुका है। लेकिन यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, उन्होंने कहा है कि मेले को हर कीमत पर प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा, खाने पीने की चीजों में प्लास्टिक को यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए वहां पर बड़ी पहल की गई है और मेले का आयोजन जो है वो शुभारंभ हो चुका है। कहीं ना कहीं सरकार जो है लगातार इस प्रयास में रही है कि किसी भी तरह से जो पॉलीथीन के माध्यम से हो या फिर पानी की बोतल हो, अन्य जो खाने पीने की चीजें उनमें जिस तरह से जो प्रदूषण फैलाने या दूषित प्लास्टिक है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अभी तक पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई। अब जिला अधिकारी ने कहा है कि मेले में जिस तरह से आयोजन हो रहा है, खाने पीने की चीजें हैं, पानी की बोतल हो या फिर जो अन्य चीजें हैं, उनमें किसी भी कीमत पर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है और जिला अधिकारी ने यह भी कहा कि हर साल जो गणेश चतुर्थी का मेला है, गणपति बप्पा का जो मेला लगता है, यहाँ एक सड़क का निर्माण किया जाता है। इस वर्ष भी एक अच्छी सड़क का निर्माण मेले के लिए किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, जो मेला है 1961 से चला आ रहा है। यहाँ के जो डॉक्टर गिरिराज किशोर थे, उन्होंने मिट्टी की गणपति बप्पा की प्रतिमा को ठेले पर रखकर चंदौसी में घुमाया था, नगौर में भ्रमण कराया, तभी से इस मेले का आयोजन होता रहा है और मेले का आयोजन लगातार चल रहा है। सरकार की मेले पर पैनी नजर है, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है, झालरें, आधुनिक लाइटों से मेले को सजाया गया है और आपको बता दें, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ 400 से अधिक पुलिसकर्मी मेले की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, JK24 न्यूज, जनपद संभल।